सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जैसे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, वैसे वैसे पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबात से पहले ही धांधली और इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर इस्लामाबाद में हुकूमती वज़रा से मुलाकातों के इल्ज़ाम लगा चुके हैं, मगर आज उन्होंने अपने तमाम इल्ज़ामात को बड़ी शिद्दत के साथ दोहराया है। राजा शहबाज पर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाने के इल्जामात लगाए और उनसे इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों की वजाहत देने का भी मुतालबा किया। बिलावल ने क्या कहा, ये आप सुनिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे का पास नहीं रख सके, यहां तो आरटीएस का निजाम नहीं था, हमें अभी भी नताइज का इंतजार है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो बिलावल भुट्टो के इल्जामात अपनी जगह, गिलगित में इलेक्शन चोरी के इल्जाम नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी लगा रही हैं, मगर वो ये इल्जाम इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं बल्कि इमरान खान की हुकूमत पर लगा रही हैं। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि नून लीग के उम्मीदवार तोड़ने और इलेक्शन चोरी के बावजूद तहरीक इंसाफ को गिलगित में सिर्फ 8 सीट्स मिली और वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए उम्मीदवारों की मरहून मिन्नत हैं। मरियम नवाज ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इन 8 सीटों की मुबारकबाद इमरान खान को नहीं बल्कि सेलेक्टर्स को देती हैं। और दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से मुल्क भर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने पीडीएम के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का इशारा भी दे दिया है। पीडीएम की तहरीक जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि पीडीएम का पेशावर जलसा हुआ तो क़यादत पर मुकदमात दर्ज होंगे और एपिडेमिक कानून के तहत अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी पीडीएम को जलसे से रोकने के लिए अब सिफारिशात तैयार कर ली हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी नुमा शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े संगीन इल्जामात राजा शहबाज साहब पर लगा रहे हैं, लेकिन मरियम साहबा जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई तो उन उम्मीदवारों को वोट मिले जो नून लीग से उधर गए थे। तो बिलावल साहब धांधली के इल्जामात फिर किस तरह लगा सकते हैं? अगर मरियम साहबा ये कह रही हैं कि वो उनके उम्मीदवार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं जाते तो फिर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल होती, पीपल्स पार्टी तो फिर भी इलेक्शन हार जाती। जी बहुत शुक्रिया अरबाज साहब। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि प्री पोल रिगिंग जो है वो दिल खोल के की गई पीटीआई की तरफ से। वजीर आजम जो एक नॉर्मल इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ज़ाब्ता अखलाक होता है, उसके बरक्स गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे और वहाँ खड़े होके वो जुलूसों से और जलसों से ये कहते रहे कि हम गिलगित बाल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा देंगे। देखिए, अगर इनकी नीयत होती सूबे का दर्जा देने के लिए तो आज 2.5 साल इनकी हुकूमत को हो गई है। व्हाट स्टॉप्स देम, ये दे सकते थे, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन में आए, इलेक्शन से पहले आके इन्होंने लोगों को ये बात कही कि जी हम इनको इलेक्शन के बाद सूबे का दर्जा देंगे। दूसरी चीज़, अली अमीन गांदापुर जो कंसर्न्ड वजीर हैं, वो तो यहाँ तक आए कि बाकायदा लोगों में पैसे बांटे और लोगों को ये तक कहा कि जितने वोट दोगे उतने करोड़ों के आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ये बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के अंदर प्री पोल रिगिंग का हमने एक बहुत ही भोंडा एक मजाक देखा। उसके बाद आप देखिए कि जिस दिन इलेक्शंस हो रहे थे उस दिन रिजल्ट जो थे वो कई रिजल्ट रोके गए। हमारे एक कैंडिडेट जमील अहमद साहब का रिजल्ट रोका गया, रात को वो जीत गए थे, सुबह में उनको 2 वोट से हरा दिया गया। उसके अलावा जब रिकाउंटिंग की गई, जब धरना दिया गया, रिकाउंटिंग दी गई, तो उसके बाद वो जीत गए। इसी तरीके से आप देखें कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर इनकी पुलिस घुस घुस के ठप्पे लगा रही थी। हमारे पास ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जहां पर जब वोट देने के लिए खवातीन जाती थी और इवन मर्द हजरा जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि आपका वोट तो दर्ज हो चुका है। ये प्री पोल रिगिंग, पोलिंग वाले दिन रिगिंग। और उसके बाद आप देखिए कि गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के साथ गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, अली अमीन गांदापुर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें ये प्रूफ है ना, ये एविडेंशियल प्रूफ है। लेकिन ये पोलिंग डे पर तो वहाँ तमाम सूबों की पुलिस मौजूद थी, फिर वहाँ तो सिंध से भी पुलिस मंगवाई गई थी, बलूचिस्तान और केपी के भी पुलिस वाले वहाँ पर थे, पंजाब से भी थी। सिर्फ हुकूमती जहाँ पर वफाकी जमात की जहाँ हुकूमत है जिन सूबों में, सिर्फ वहाँ की पुलिस तो वहाँ मौजूद नहीं थी। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना
तो आपके बड़े अख्तियारात हो जाते हैं और आप ऐसी ऐसी जगहों पर जाके धांधली कर सकते हैं जहां पर कोई और अपोजिशन का जो है वो सोच भी नहीं सकता। और एक प्रेशर भी होता है कि जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, जब आपके वफाकी वज़ीर जो कंसर्न वज़ीर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से वहाँ बैठे रहे, ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई नोटिस लिया गया ना कोई एक्शन किया गया। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस, आप इमरान खान साहब के माजी के बयानात उठा के देख लीजिए, वो ये कहते हैं कि जी हम तो इंडिपेंडेंस को लेंगे ही नहीं, हम तो वो नजरियाती लोगों को टिकट देंगे और उनको शामिल करेंगे इलेक्शन के अंदर, हम तो किसी सूरत इंडिपेंडेंस को शमूलियत नहीं देंगे। आज क्या हो रहा है, अचानक से PMLN से इंडिपेंडेंस तोड़ लिए जाते हैं, लोग तोड़ लिए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं और फिर वो जनाब वो शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं PTI के अंदर। ये बाकायदा चीज़ें इंजीनियर की गई हैं। मुझे बताइए ना कि गिलगित बल्तिस्तान से पहले जहांगीर तरीन साहब अचानक से वापस आ गए, इनके करता धरता तो अल्हम्दुलिल्लाह वही है ना, वही जहाज लेके फिरते हैं, तो इनको बुलाया भी गया उससे पहले, वरना तो ये मुल्क से बाहर थे NRO लेके। आपको याद होगा कि चीनी कमीशन के अंदर इनके ऊपर तो बाकायदा इल्ज़ाम प्रूव हो चुका है कि इनकी वजह से जो है चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, इन्हीं की वजह, इन्हीं ने एक्सपोर्ट में इन्होंने जनाब। शमील साहब, गिलगित के इलेक्शंस के दौरान कहीं जहांगीर तरीन का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कोई राब्ता किया हो या उस इलेक्शन में उनका कोई असर रहा हो? खबर आ जाएगी, कोई खबर छुपती नहीं है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि माजी के अंदर भी पिछले 2.5 सालों के अंदर जितनी व्हीलिंग एंड डीलिंग की गई वो कौन करता है, वो हमें मालूम है, वो हमें अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है। अच्छा, और वक्त आने तो आपकी जमात के पास ऐसे कोई प्रूफ्स हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जहांगीर तरीन साहब इस इलेक्शन पर भी असरअंदाज हुए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए मनाया या कोई अंदरूनी खाना राब्ते हुए हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन? अचानक से PMLN से लोग पार्टी छोड़ देते हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तहत खड़े होते हैं और फिर जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं तो PTI में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। क्या है इसका मतलब? आप समझते हैं, मैं भी सियासत में मुझे 12 साल हो गए हैं, मैं तो एक किसे कहते हैं कि एक नोविस हूँ सियासत के अंदर, लेकिन समझती बहुत कुछ हूँ। आप भी समझते हैं, आप समझदार जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, लोग भी समझते हैं। बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, हमारे पास बाकायदा वीडियोज़ हैं मौजूद जिन जिन हलकों के अंदर बाकायदा धांधली की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त अरबाब साहब ये है कि ये तो आज मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ आ जाती, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लोग मोबाइल से वीडियो बना के दे देते। इतनी वीडियोस आई हुई हैं जहाँ पर वोट दर्ज किए गए हैं, जहाँ पर जिनके वोट थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। मुझे अब एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी को 25% वोट मिले हैं और 4 सीटें, और जिसको 23% वोट मिले हैं उनकी 10 सीटें, 25% वोट्स। ये फाफिन की भी रिपोर्ट है कि इलेक्शंस के अंदर इरेगुलरिटीज है, उनके नुमाइंदों को पोलिंग बूथ से बाहर निकाला गया। क्यों नहीं? वहां पर इतने सारे लोग मौजूद थे, उनको वो ऑब्जर्वर्स थे, उनको ऑब्जर्व करने देते, क्यों उनको निकाला गया बाहर? They were there as observers। शमील साहब, फिर इलेक्शन से पहले जो सर्वेज हो रहे थे उसमें फिर सबसे पॉपुलर जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पॉपुलर लीडर इमरान खान के ही नाम उसमें आ रहे थे उन सर्वेज में, और एन इलेक्शन के बाद फ़ौरन वज़ीर आज़म ने फिर इलेक्टोरल निज़ाम में जो इस्लाहात की बात की है, तो इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी फिर वो सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को राइज करना चाहते हैं, शो ऑफ हैंड का तरीक़ाकार सेनेट में राइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा शिकायतें पीपल्स पार्टी को ही हैं। देखिए, अगर आप सर्वेज, ये जो सर्वेज होते हैं ना, जिनका जो सैंपल साइज होता है वो 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, अगर उसकी बुनियाद के ऊपर आप अगर सर्वे करें ना, तो आज जनरल मुशर्रफ सबसे ज़्यादा वोट लेंगे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर होंगे। ये सर्वेज को आप रहने दीजिए, जो वहाँ पर ऑब्जर्वर्स मौजूद थे जिन्होंने ये गवाही दी है कि जनाब इस इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटीज़ हुई। और मुझे बताइए कि अचानक से जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर जब धांधली की बातें सामने आई, शवाहिद सामने आए, शोर मचा, तो अचानक से इंतखाबी इस्लाहात का नारा इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। ये 2.5 साल से कहाँ थे? कितनी मीटिंग्स या कितनी इन्होंने कमेटीज की मीटिंग्स कॉल करी हैं, या कितना एफर्ट इन्होंने किया इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से? ये तो वो जमात थी ना जो 2013 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चीखती थी कि धांधली हुई है, जिन्होंने धरना दिया। तो इनको तो सबसे पहले आके इंतखाबी इस्लाहात करना। ये RTS नहीं चला सके, ये बाकी काम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या हुआ? 2.5 साल से इन चीजों के ऊपर क्या हुआ? क्यों नहीं काम हुआ? इनको तो सबसे पहले करना चाहिए था। ये तो 2013 से धांधली चिल्ला रहे हैं और 2013 से ये धरने दे रहे हैं। 2014 में आपने धरना देखा?
इसी बात पे था ना कि धांधली हुई है, तो इनको तो सबसे पहले काम करना चाहिए। चले वो 2.25 साल बाद अब इन्होंने बात तो की है। अब इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जब ये आईनी तरमीम अगर फ्लोर ऑफ द हाउस जाती है तो भी पीपल्स पार्टी होगी साथ। इन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि जी हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। इनकी नीयत खराब है, नीयत नहीं है इनकी कोई इस्लाहात करने की, इनकी नीयत है अटेंशन डाइवर्ट करो। लेकिन ये बात करके तो जाहिर है बात जब रिकॉर्ड पे आ जाती है तो फिर बार बार उससे मुतालिक सवाल होता है। अगर ये अपनी बात को पूरा नहीं करेंगे, हम भी इनसे सवाल करेंगे, आप लोग भी इन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो तो अमल तो इनको करना पड़ेगा। किस चीज पे? आपका सवाल मैं नहीं सुन सकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने फ्लोर अब बात कर ली है ऑफिशियली आगे, इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि हम इलेक्शन इस्लाहात करना चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो हम भी इनसे बार बार सवाल करेंगे, आप लोग भी इस पर इनका प्रेशर क्रिएट करेंगे, साथ देने की बात करेंगे, तो मजबूर होकर इनको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इस्लाहात करें। हमने ये मुतालबा कब छोड़ा है? ये इंटरेस्टेड नहीं है। इनकी पूरी हुकूमत एक काम में मसरूफ रहती है 24 घंटे, ये कहीं पर डिलीवर नहीं कर सके। इनका सिर्फ और सिर्फ जो बयानिया ये है कि बाकी सारे चोर हैं उनको जेल में डाल दो, और इन्होंने 2.5 साल में यही किया है। इन्होंने अवाम को घुटनों से टेक दिया है, इन्होंने महंगाई उरूज पे ले आए हैं, इन्होंने एक आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, कारोबार सबके बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं। इन्होंने और कुछ नहीं किया, कोई इस्लाहात नहीं किए। नौकरियां इन्होंने देने की वादा किया था, कोई नौकरियां नहीं दी। घर बनाने का वादा किया था, कोई घर नहीं बना। ये आप उठाए ना, आप इनकी हर एक वादे के ऊपर यू टर्न, वो वादे की भी आपके पास वीडियो फुटेज होगी, और जो यू टर्न है उसकी भी फुटेज होगी। और आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उठा लें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा लें जो इनकी शाया करदा है, उसमें आपको तमाम जो फिगर्स है वो मिल जाएंगे कि कितनी जो गुर्बत है वो बढ़ी है मुल्क में इन 2.5 सालों के अंदर, कितना पब्लिक डेट बढ़ा है, कितने कर्जे बढ़े हैं, क्या क्या फूड इन्फ्लेशन हुई है, ये सब वहां पर मौजूद है। ये हम फिगर्स नहीं लाए, ये लोग लेकर आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और शो ऑफ हैंड्स सेनेट में, इस पर पीपल्स पार्टी को तो कोई तहफ्फुज़ात नहीं है ना फिर आपके मुताबिक? हमें हर किस्म के तहफ्फुज़ात हैं। ये इनकी नीयत साफ नहीं है, ये नहीं चाहते कि किसी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात हो, ये नहीं चाहते कि कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये सब एक जिसे कहते हैं ना शोशा छोड़ा गया है। गिलगित बल्तिस्तान में जो उन्होंने भरपूर धांधली की है उसके ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और अब इन्होंने नया शोशा ये छोड़ा है। ठीक, कोविड है, दुनिया भर के अंदर कोविड है, लेकिन इनको कोविड उस वक्त याद नहीं आया जब भी खुद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जलसे कर रहे थे। अब क्योंकि पीडीएम का जलसा है तो इनको ये ख्याल आ गया कि जलसे भी नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आज पीटीआई की हुकूमत ऑपोजिशन में होती ना, ये सबसे ज्यादा जलसे कर रहे होते, ये रिकॉर्ड जलसे कर रहे होते। ठीक है, तो आप शर्मिला साहब बता दिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी पे इस्लामाबाद की तरफ मार्च के वो मुख्तलिफ वक्तों में इशारे दे चुके पिछले 2-3 दिन में, कब जा रहे हैं, कब मार्च करेंगे, कितने लोग जाएंगे, सिंध से भी काफिले रवाना होंगे, क्या सूरत हाल बनेगी फिर वहाँ पर? देखिए, ये तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से डिसीजन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के अंदर अकेले नहीं है, उसके अंदर बाकी दीगर जमातें हैं जो 26 नकाती एजेंडा है पीडीएम का, उसके ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं। और ये जो एक तहरीक है ये चलेगी, ये पीडीएम की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर होगा। पहले दिन ही जो तहरीक के जो मुख्तलिफ फेजेस थे उसके हवाले से सबको बता दिया गया था। पहले फेज के अंदर जलसे होने थे जो शुरू हो गए, जो ये समझ से इनकी बाहर था। ये समझते थे कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा। इनके लिए ये बहुत बड़ा धचका था कि पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ। इनके लिए बहुत बड़ा धचका था जब जलसे होने लगे। इनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा जब लॉन्ग मार्च होगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, चूँकि हुकूमत की इंटेंशन नहीं है, हुकूमत किसी भी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात करना नहीं चाहती। ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद शोशा छोड़ा गया है। नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म अब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को राइज करना चाहते हैं पूरे मुल्क में, और फिर सेनेट में भी शो ऑफ हैंड्स का तरीका का राइज किया जाएगा। नून लीग इस पर क्या सोच रही है? आप लोग साथ देंगे हुकूमत का इस पर? क्या एक अच्छा इक़दाम हो सकता है ये? देखिए, ये हुकूमत जो है इसने 2.5 साल जो है इस मुल्क और कौम के ज़ाया किए हैं, और अपोजिशन ने गैर मशरूत तआवुन की यकीन दहानी करवाई थी। तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद और इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनी।
लेकिन ये ऐसा नाअहल और नालायक टोला इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ कि इन्होंने उस तआवन को जो है वो NRO का नाम दिया, गालियाँ दी, मुकदमे बनाए, रेफरेंसेस बनाए। तो अब अपोजिशन ये फ़ैसला कर चुकी है कि इस जाली मैंडेट की हामल सिलेक्टेड हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी मामले पे तआवन नहीं होगा। अब इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन जो है उसके लिए जदोजहद जारी है और इंशाअल्लाह ताला उसमें अपोजिशन PDM जो है वो कामयाबी हासिल करेगी और इस मुल्क में जो है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। बट ठीक है, आवाम की मैंडेट से जो लोग भी बरसरदार हैं, जो जमात भी आए, वो आके फिर जो है इन बुनियादी मसाइल के ऊपर जो है वो सब का कंसेंसस हासिल करे और उसके मुताबिक जो है वो इनको हल करे। लेकिन हाँ साहब, जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम राइज करने की बात की जा रही है, आप लोग नहीं समझते कि ये होना चाहिए? इससे इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हो सकता है। जिस तरह सेनेट में लोग वफादारियाँ बदल देते हैं, वहाँ अगर शो ऑफ हैंड का तरीका का राइज हो जाए तो फिर वो वफादारियाँ खुफिया तौर पर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। डर लगेगा, एक्सपोज हो जाएंगे वो लोग जो फिर रातों रात तब्दील कर लेते हैं अपनी वफादारियाँ। नून लीग क्या इस पर सोच रखती है? नहीं देखें, इसमें वैसे तो यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनके ऊपर कंसेंसस हो पार्लियामेंट में। इसकी भी ज़रूरत है कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स और इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो मिल बैठ के बात हो। लेकिन मिल बैठ के बात हो किससे? जो अपोजिशन को गालियाँ देता है, जिसकी नज़र में अपोजिशन जो है वो चोर है, डाकू है, जो नैब के चेयरमैन को यरगमाल बना के झूठे मुकदमे बनवाता है, जो ड्रग्स के मुकदमे बनवाता है बैठ के ख़ुद जो है वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। तो बातचीत के बगैर या बैठे बगैर कैसे बात हो सकती है? वो 2.5 सालों में अपोजिशन के साथ उस वक्त भी नहीं बैठा जब मुल्क के ऊपर जो है वो इंडिया की तरफ से हमला हुआ था। तो ऐसे ख़ुद गर्ज और ऐसे जो है वो नफ़रत और इंतकाम में गर्क इंसान के साथ कौन बैठेगा? तो किस तरह से उसके साथ जो है वो बात होगी? तो ये तो यकतरफा तौर पे वो जो फरमा रहे हैं ठीक है वो करें, ठीक है। और फिर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ उनके साथ जो है अब किसी सूरत में जो है वो बात करने या बैठने को तैयार नहीं है। सही, लेकिन अब सूरत हाल आगे मज़ीद भी ख़राब हो सकती है चूँकि PDM का जो जलसा है उसकी भी इंतज़ामी इजाज़त नहीं दे रही। कल मानसेरा में आप लोगों ने जलसा किया, वो भी बगैर इजाज़त किया। लेकिन अब वहाँ की मकामी हुकूमत और फिर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके कि अब अगर जलसा होता है पेशावर में तो फिर क़यादत के ख़िलाफ़ जो भी वहाँ के लोग होंगे वो फिर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो इस सूरत अब क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक है, जलसों पर पाबंदी आयद हो चुकी है, ये जलसे तमाम आपके अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे? जी बिल्कुल, जलसे जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जहाँ पर ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं वहाँ भी ये मुकदमे भी दर्ज करें। और ये जो इनका जाली प्रोपेगेंडा है इसको हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। हम SOPs के ऊपर अमल करेंगे और हमने अब ये फ़ैसला किया है कि हम जलसे के शुरका को जो है वो बाकायदा सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो मुफ्त तकसीम करेंगे। हालांकि ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को चाहिए ये काम करे। जब निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है कोई चीज़ रोकी नहीं गई, ना बसों में सफ़र, ना ट्रेनों में सफ़र, ना सड़कों पे, ना बाज़ारों में, ना मार्केट्स में। तो जलसे जो है ये भी तो खुली फ़ज़ा में होते हैं ना। और ये बड़ा इनका जो है ये अपना नाकाम प्रोपेगेंडा। जब गुजरांवाला में जलसा था तो इतना शोर मचाया इन्होंने कि जो गुजरांवाला में कोरोना आ गया है, रोज़ वहाँ पे जनाब इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। जिस दिन जलसा ख़त्म हो गया कोरोना भी ख़त्म हो गया। अब मुल्तान में जो है इन्होंने शोर मचाया हुआ है, वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, मार्केटें बंद कर रहे हैं कि जी कोरोना आ गया है। जिस दिन वहाँ पे जलसा होगा कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ये कोई तहरीक हम इनसे इजाज़त लेके नहीं चला रहे। लेकिन जो हमें जलसों ये कोरोना भी तो एक हकीकत है अपनी जगह। मुसद्दिक मलिक साहब इस वक्त कोरोना का शिकार हुए हैं, कैप्टन सफदर साहब को कोरोना हुआ है, कमर जमान कायरा साहब, मुराद अली शाह साहब, एक तवील फहरिस्त है इस वक्त बड़े सीनियर सियासतदानों की जो इस वक्त कोरोना का शिकार हैं। कल मरीम नवाज़ साहबा जब मानसेरा में खिताब कर रही थी, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, किसी एक ने भी SOP को नहीं फॉलो किया हुआ था, ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना किसी ने कोई मास्क पहना हुआ था। तो अभी तक सिर्फ अपोजिशन की नहीं, हुकूमत के जलसों में भी इन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो दोनों जानिब से किया जा रहा है, फिर जिसका खमियाजा ज़ाहिर आवाम को भुगतना पड़ेगा।
बहरहाल इसका जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। SOPs के ऊपर अमल होना चाहिए, मास्क जो है वो पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लोग सांस के मसाइल से दो चार हैं, लेकिन अब ये मालूम हो गया है कि किन लोगों को जो है ये मुहलक साबित होता है। जो लोग किसी न किसी तरह से सांस की किसी बीमारी में या एलर्जी में मुब्तला हैं, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक है। और दूसरा जो एज फैक्टर जो है वो इसमें बड़ा जो है वो काउंट कर रहा है। तो उन चीज़ों को ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल हाउस बाउंड होना चाहिए। दूसरा जो है कि बाकी सबको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो करे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें मुफ्त फराहम करे। गवर्नमेंट ने आगे इन चीज़ों में बड़ा पैसा बनाया है। इनकी ATM जो है ना वो भरी गई हैं। ये एक इंजेक्शन का इन्होंने जिक्र कर दिया, बाद में वो इंजेक्शन 800 का था, बाद में फिर वो 10-12 हज़ार का हो गया। ये जो मास्क है 2 रुपये का 20 रुपये में बिकता रहा है, लेकिन तो बड़ा लूटा गया है अवाम। राना साहब, आपको याद है आज से 7-8 माह पहले जब ये जब कोरोना की पहली लहर नई आई थी, वजीर आजम उस वक्त लॉकडाउन के हक में नहीं थे, तो तमाम अपोजिशन जमातें, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, खुद आपकी जमात के सीनियर रहनुमा उस वक्त उन पर ये जोर डालते थे कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों की जान को महफूज किया जाना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं चूंकि PDM की तहरीक चल रही है, तो अपोजिशन का बयानिया बिल्कुल बदल चुका है। आज आप लोग कह रहे हैं कि जी ये जलसे भी होने चाहिए, तमाम कारोबार ज़िंदगी भी चल रहा है, इसलिए जलसे भी हम करते रहें। तो वो उस वक्त क्यों आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, आज अपोजिशन का मौक़िफ़ क्यों बदल गया? चले, अगर आप बात को इस तरह से लेते हैं तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ क्यों बदल गया है? हुकूमत का उस वक्त और मौक़िफ़ नहीं था। अगर हमारा ये था तो फिर अब हुकूमत का भी बदल गया है। देखें, मामला ये है कि पूरी दुनिया ने ये सीखा है कि निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल या बंद करके नहीं जिया जा सकता। उसके इर्रिपेरेबल लॉस हुए हैं, उसका नुकसान हुआ है, और कोरोना से फिर भी कोई नहीं बच सका। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपने जितनी भी जो है वो तदाबीर ली, इसके बावजूद कोरोना ने 22 जून में आके पकड़ा। वो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की शफ़क़त, मेहरबानी इस खित्ते पे ऊपर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कि यहाँ पे कोरोना के असरात वो नहीं है जो यूरोप में है। यूरोप में जहाँ पे उन्होंने लोगों को घरों में बंद कर दिया, इसके बावजूद वहाँ पे जो है डेथ्स जो हैं वो हज़ारों नहीं लाखों में गई हैं। तो इसलिए निज़ाम ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी को ठप करके बंद करके भी कोरोना से जो है वो नहीं बचा जा सका। लेकिन राना साहब, इसलिए कोरोना के साथ जीने वाली बात जो है विद SOP, वही आखिर अब दुनिया पूरी इस नतीजे पे पहुंची है, और वही नतीजा जो है वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। हुकूमत जो है ये सिर्फ अपनी नंबरबाजी के लिए ना इस किस्म के काम करे। मिसाल के तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। क्या स्मार्ट लॉकडाउन? जिस महल्ले को स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं उसके मेन गेट के ऊपर 4 सिपाही बिठा देते हैं, एक सड़क के ऊपर बेंच रख के। उस महल्ले के जो बाकी 11 रास्ते इधर उधर से सब दुनिया आ जा रही है। क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन? आप मुझे बताएं कि ये पहले जो उन्होंने लॉकडाउन किया था मार्च में या अप्रैल में या फरवरी में या बाद में मई में, कहाँ था लॉकडाउन? वो लोग अपने मोहल्लों में उसी तरह से विदाउट एनी SOPs वहाँ पे लोग इकट्ठे। और फिर रूरल एरिया जहाँ पे आबादी आपकी 70% है, वहाँ पे आप यकीन करें, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ मेरा हल्का जो है वो सेमी रूरल एरिया है। किसी एक बंदे ने भी कभी जो है ना वो SOPs का जो है वो ध्यान नहीं रखा, और ना ही वहाँ पे कभी लॉकडाउन हुआ है। ठीक है, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं राना साहब। अब जिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। तो फिर मरियम नवाज़ जो मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, किससे वो मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, आवाम के सामने कैसे हो सकते हैं, किन लोगों से राब्ते इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं वो, और फिर NAB का जो किरदार इस वक्त है अपोजिशन के खिलाफ, NAB किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, मरियम नवाज़ साहिबा ने जब ये एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं इस हुकूमत के जाने के बाद, और उनके इर्द गिर्द के लोगों से कुछ राब्ते किए हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने। तो किन लोगों से वो राब्ते हुए हैं, वो किस सतह के राब्ते हैं, उनमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अगर आपके पास कुछ मालूमात हो इस बारे में? देखिए, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो हैं तो इसी मुल्क के ना, हमारे भाई हैं,
भतीजे हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तो मामला ये है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हम किसी को जानते ही नहीं हैं या कोई हमसे मिलता ही नहीं है। तो बाज़ लोगों से बाज़ लोगों के तल्लुकात हैं, लोगों के 30-30, 35-35 साल पुराने तल्लुकात हैं, फैमिली तल्लुकात हैं, लोग आते जाते हैं, लोग मिलते हैं। तो इसलिए राब्तों वाली बात जो है वो तो उन्होंने जो की है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है, हुए होंगे। लेकिन यहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो उसमें दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुज़ाकरा जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। PMLN अपने तौर पे कोई मुज़ाकरात करने का ना इरादा रखती है ना करेगी। तो राणा साहब, आपकी बात से मतलब ये निकल रहा है कि जब पार्लियामेंट में बात होगी, सेनेट या कौमी असेंबली में, तो वहाँ पर तो फिर हुकूमत भी होगी, वज़ीर आज़म भी होंगे, उनके लोग भी होंगे, काबीना के लोग भी होंगे। और मरियम साहिबा जो बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि हुकूमत जाए उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये कहीं एक दरमियान में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है स्टेटमेंट्स में। देखिए, पार्लियामेंट का एक अपना स्टेटस है। पार्लियामेंट डज नॉट मीन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का एक अपना स्टेटस है और पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो बात अब भी होती है, होनी चाहिए। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो उसमें हुकूमत जो है वो बराह रास्त बैठी है। पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट है, उसमें अपोजिशन और हुकूमत और सारे लोग जो हैं वो एक अपनी हैसियत, अपने वज़न में मौजूद हैं। कोई उसमें जो है वो अदरवाइज़ बात नहीं है। चंद रोज़ पहले मरियम साहिबा ने ये राब्तों और मुज़ाकरात वाली बात की, और फिर कल मानसेरा में उन्होंने कहा, जब जलसे से खिताब कर रही थी, कि मियाँ साहब जल्द आने वाले हैं, चौथी बार वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। तो ये आपस में कुछ बातों की कड़ियाँ मिल रही हैं। क्या कहीं से कोई उन्हें ऐसा इशारा मिला था जो उन्होंने फिर ये पेशगोई की, जलसे में लोगों को ये खबर सुनाई? मेरा ख्याल है कि अब इशारों की वजह से जो है वो दावे करने वाला वक्त जो है ना वो गुजर चुका है। अब आवाम जिसके साथ होंगे, आवाम जिसको मुंतखब करेंगे, वो चौथी मरतबा बने या पहली मरतबा बने, वही बनेगा। अब जो कल जो रेफरेंस दायर हुआ है नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स वाला, उसमें तो लेकिन जो शवाहिद नैब ने पेश किए कि जिस वक्त मंसूबे का आगाज़ हुआ उस वक्त उसकी लागत बहुत कम थी, जो बाद में फिर एहसन इकबाल साहब ने इख्तियारात का भी गलत इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा दिया गया उसकी लागत को। तो वो फिर कहीं कुछ तहकीकात तो आगे बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा लग रहा है कि शिकंजा कहीं ना कहीं सख्त हो रहा है, इन मामलों में कहीं सदाकत है। सब नहीं, इसमें सब झूठ है, सब फ्रॉड है, बनती नहीं है वो चीज़। आप मुझे बताएं कि अब वो 10% काम रहता था अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट था। इन्होंने सिर्फ इसी ज़िद में जो है इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये जो अरबों का नुकसान हुआ, इसका कल को कौन ज़िम्मेदार होगा? नैब ज़िम्मेदार होगा या ये हुकूमत ज़िम्मेदार होगी? वो भाई एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है, अगर वो 10 रुपए की चीज़ किसी ने 100 रुपए में बनाई है तो आप पकड़ लें उसको। वो क्या कंट्रैक्टर वहाँ पे एहसन इकबाल था? एहसन इकबाल वहाँ पे जो है वो बना रहा था। जो मनसूबा अप्रूव हुआ तो वो अप्रूवल जो है वो आखिर एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक होती है। सिर्फ एहसन इकबाल अकेला ही जनाब उसने सारी फाइलें जो हैं वो उठा के तो उसने मंजूरी दे दी और उसके बाद मौके पे जाके उसने खुद ही जो है वो बनाना शुरू कर दिया। यानी इतनी मज़े का खेज जो है ये इन्होंने स्टोरीज़ बनाई हैं सिर्फ लोगों को। लेकिन हाँ साहब, ज़ाहिर है माजी में जो आपकी हुकूमत रही उसमें भी फिर नैब के कानून में, नैब के इख्तियारात में कहीं कोई इस्लाहात नहीं हो सकी। अगर उस वक्त आप लोग वो इस्लाहात कर देते तो शायद आप लोगों को फिर आज ये शिकायत ना हो रही होती। देखें, नैब का कानून जो है पिछले 10 सालों में कभी इस गंदे, घटिया और इंतकामी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। देखें ना, जो अपना जो भी कोई चीज़ है उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल जो है तो वो इंसान के बस में है ना। इसका इस्तेमाल जो है वो आप अगर वाकई यानी जो है वो फेयर करें, मेरिट पे करें, गलत और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ करें तो इसमें तो कोई मज़ाक़ा नहीं होगा। लेकिन जब आप इससे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दें और एक तरफ जो है वो लोगों को बिला वजह पकड़ के जो है वो रेफरेंस बना के अंदर दें, दूसरी तरफ जो है वो अपना खुसरो बख्तियार की इंक्वायरी किधर गई है?
मालम जब्बा की इंक्वायरी किधर गई है? BRT का मामला किधर गया है? ये चीनी माफिया को आज तक क्यों नहीं किसी ने पकड़ा? ये आटा माफिया को क्यों नहीं किसी ने पकड़ा? ये हज़ारों अरब की डकैतियाँ जो हैं जो हुई हैं, उधर नैब है नहीं, इधर ऐसा आपको लगता है कुछ वक्त देना चाहिए नैब को? शायद अभी आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात की तरफ नैब की तवज्जो जाए, इन मामलात में भी कोई पेशरफ्त हमें होती नजर आए, आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा वक्त दिया जाए तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? नैब का तो वजूद ही नहीं है। नैब इस वक्त कोई अदारा है ही नहीं। नैब का चेयरमैन जो है उसको बिल्कुल इन्होंने यरगमार बनाया हुआ है। वो इनके हाथों में एक कठपुतली है, उसको जो कहते हैं वो करता जाता है। उसको कहते हैं कि अगर तुमने ना किया तो वो तैयबा गुल जो है उसका मुकदमा तेरे ख़िलाफ़ दर्ज करेंगे, तुझे अरेस्ट कर देंगे। वो उस जो है वो क्या वो था वो वीडियो आइडियो स्कैंडल उससे निकला ही नहीं है वो। और वो गवर्नमेंट ने बाकायदा ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ये मनसूबा बनाया, वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी बनाया, और उसके खिलाफ वो बाकायदा जो वीडियो साहब ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप वज़ीर आज़म हाउस पर और वज़ीर आज़म बाकायदा हाँ नहीं, मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाउस भी ये कहा है। और ये बाकायदा वहाँ पे बैठ के तयशुदा मनसूबे के तहत वायरल करवाई गई। और जब चेयरमैन नैब इनके कदमों में आगे गिर गया, उसको टोकरे के नीचे बंद करके तो उसके बाद वो काबू कर ली हर चीज़, और उसके बाद जो है उसको चला रहे हैं। नैब ना के ऊपर कहाँ अमल हो रहा है, और नैब अब बतौर अदारा कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और की कारकर्दगी पर बड़ा एक सवाल ये निशान है, नैब इस वक्त हुकूमत के हाथों कठपुतली बना हुआ है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहली बार अफगान सदर की दावत पर अफगानिस्तान गए, जहां उन्होंने अफगान सदर से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान तिजारत और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर वहाँ पर बातचीत भी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान का ये दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि एक जानिब अफगानिस्तान में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा होने के बावजूद मुल्क में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में कई गुना इजाफा हो चुका है, और दूसरी जानिब दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात 2 माह गुजरने के बावजूद भी बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सके हैं। रुस्तम शाह मोमन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वज़ीर आज़म के इस दौरे से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो रुस्तम शाह साहब, वज़ीर आज़म ने यह दौरा किया, अब यहाँ से क्या अच्छी खबरें इस खित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए सामने आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि एक एतमाद की फ़ज़ा कुछ कायम होगी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनको समझाया जाएगा, पाकिस्तान की जो मजबूरियां हैं उनसे उनको आगाह किया जाएगा। जो तालिबान पे कहा जा रहा है कि तालिबान पे प्रेशर डाला जाए कि वो सीज़ फायर पे एग्री करें, और पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, एक ख़ास हद तक तो वो प्रेशर डाल सकता है, लेकिन इसके बाद तालिबान अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। तो ये मौक़िफ़ उनको समझाने की कोशिश की होगी। अफ़गानिस्तान के कुछ ख़दशात और भी हैं कि बॉर्डर को फेंस कर दिया गया है, जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, जो वीज़े वगैरह में जो मुश्किलात हैं, जो तिजारत में जो कमी आई है, $3 बिलियन से तिजारत कम हो के $500 मिलियन तक आ गई है। ये दोनों मुल्कों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन असल बात जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन की है और दोहा मुज़ाकरात की है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान कि 15 जनवरी तक वो अफ़गानिस्तान से मज़ीद फ़ौज बुलाएंगे, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज सिर्फ 2500 रह जाएगी, उसके तनाज़ुर में बात हुई होगी कि उसके बाद जो अफ़गान फ़ौज पे जो प्रेशर पड़ेगा और वो ये बोझ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि तालिबान के हमलों में शिद्दत आ रही है, और उसके साथ साथ जो फ़िदाई महाज और दाइश वग़ैरह हैं वो भी हमले कर रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत इन पे बातचीत की होगी। तो लेकिन अब रुस्तम शाह साहब, इन अमन मुज़ाकरात में अगर अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान पर यह डिमांड रखती है कि जी तालिबान पर प्रेशर डाला जाए, तो उसके लिए पहले पाकिस्तान की अहमियत को, अमन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान के किरदार की अहमियत है उसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। इस दौरे के बाद आपको लगता है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान का जो किरदार है अमन मुज़ाकरात में, उसकी अहमियत को समझेगी, इस बात को मानेगी? चूँकि माजी में ये शिकायत भी हमें अफ़गान हुकूमत से रही है कि वो पाकिस्तान के किरदार को उस तरह से नहीं देखते जो पाकिस्तान ने किरदार जितना अदा किया है। नहीं, वो तो इस वक्त तो वो एक मुसीबत में गिरे हुए हैं, तो पाकिस्तान की मदद उनको चाहिए, अमेरिका को भी पाकिस्तान की मदद चाहिए। पाकिस्तान जितना कर सकता है पाकिस्तान कर रहा है और आइंदा भी करेगा,
लेकिन ये एज्यूम करना कि पाकिस्तान दबाव डाल के तालिबान को इस पे मजबूर करेगा कि वो सीज़ फायर पे राज़ी हो जाएं, ये नहीं होगा। सीज़ फायर पे वो राज़ी इसलिए नहीं होंगे, दो वजूहत हैं। तालिबान कहते हैं कि अगर सीज़ फायर होता है तो उसके बाद अगर वो डिलीवर नहीं करता, कोई सेटलमेंट होता नहीं है, रिकन्सिलिएशन नहीं होती, तो फिर दोबारा अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको मोटिवेट करके दोबारा लड़वाना उनके बस की बात नहीं है। दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि अगर सीज़ फायर होता है तो इससे तालिबान की मूवमेंट जो है स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग इसकी मुखालफत करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए भी यही है कि पाकिस्तान इसके डायनेमिक्स को समझे और जितना वो प्रेशर डाल सकते हैं डाले, लेकिन पाकिस्तान को ये हकीकत तस्लीम करनी होगी कि इस मामले पे जो कि एक बड़ा की इशू है, बड़ा सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू है, तालिबान अपने फैसले खुद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर अपने तमाम इल्ज़ामात को दोहराया और तमाम इल्ज़ामात उन्होंने लगाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज साहब पर। उन्होंने कहा कि राजा शहबाज ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब उन पर जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जवाब जानने के लिए इस वक्त राजा शहबाज साहब भी हमारे साथ मौजूद, बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं आप इस्लामाबाद मौजूद थे इलेक्शन से 2-3 रोज़ पहले, वहाँ आपने किस किस से मुलाकात की है, उसकी आपको वजाहत देना होगी। अब क्या वजाहत है आपके पास, क्या जवाब है बिलावल साहब के लिए आपका? मैं इलेक्शन से 2-3 दिन बाद नहीं, बल्कि मैं 2 नवंबर को प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में ये बैलेट पेपरों की छपाई के लिए हमें वहाँ अप्रूवल देना था 23 हल्कों का, उस पर मेरा दस्तखत होता है, तो उस पर मैंने तय किया। और 3 तारीख में सेनेट में हमारी स्टैंडिंग कमेटी में मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब का ब्रीफिंग थी, वो हमने करके आ गए और किसी से मिले ही नहीं। अच्छा, और किसी विफाकी वजीर साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी हुकूमती ओहदेदार से आप नहीं मिले, किसी काबीना मेंबर से आप नहीं मिले? वो सब तो गिलगित में थे, वहाँ मैं किससे मिल रहा हूँ, ये वैसे गलत बात है। अच्छा, तो राजा साहब अभी तक ये सरकारी जो ऐलान है अभी तक इंतखाबात का वो नहीं किया गया है। बिलावल भी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ तो आरटीएस का सिस्टम नहीं था, फिर अभी तक क्यों इसका ऐलान नहीं किया गया, तो इसमें ताखीर क्यों हो रही है? इसके बारे में मेरी गुजारिश है, बिल्कुल इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये साफ शफाफ और पुरअमन और वो इलेक्शन बर वक्त हो गया, लेकिन इलेक्शन जो मुहिम भी पुरअमन था, इलेक्शन का वो प्रोसेस जो 15 नवंबर वो भी अमन के साथ हो गया, साफ शफाफ तरीके लोगों ने पुरजोर जोश व खरोश से अपने वोट कास्ट किया। अब जब रिजल्ट का मरहला आया तो रिटर्निंग अफसरों ने जब रिजल्ट कंप्लीट कर रहे थे तो हर पार्टी के उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी रीकाउंटिंग के लिए, तो रीकाउंटिंग की वजह से इनकी वजह से ये डिले हो गया। और कोई बात नहीं है, जो जितने कैंडिडेट्स थे हर एक ने दरखास्त दिया रीकाउंटिंग का, तो अभी 3-4 दिनों से ये रिकाउंटिंग हो रही है। तो ज्यादातर कितनी रिकाउंटिंग की दरखास्तें आई थी? तमाम के तमाम 23 हल्कों पर रिकाउंटिंग की दरखास्तें आई हैं क्या? और बाकी जिनमें नहीं आई थी वो सफा हो गए। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, उसके बावजूद भी तकरीबन ये कंप्लीट हो गए। सिर्फ हल्का नंबर हमारा जो 2 है गिलगित का, वो आज रात तक कंप्लीट होगा। और रह गया 21 में वो एक पोलिंग स्टेशन का जमील साहब वाले हल्के की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जमील साहब थे जो 2 वोट से हार गए थे, जो रात में 600-650 वोट की लीड से जीत रहे थे, फिर सुबह उठे तो वो 2 वोट से फिर वो हार चुके, उनकी बात कर रहे हैं। मानने वाली बात है, इस दफा तो इलेक्टोरल रोल जो नाजरा ने छापा उसमें बाकायदा फोटो लगे हैं, उसमें डबल फोटो तोरा वो 600 वोट किधर गए, वहाँ पर वो उसके काउंटर फाइल में सब चीज दर्ज है। अभी जो उसका दोबारा उसका रिकाउंटिंग हो रही है, रिकाउंटिंग कल रात को कंप्लीट होकर पोस्टल बैलेट का हो रहा है, वो आज अभी खत्म होगा, अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम तक वो कंप्लीट होगा। 73 हल्के थे, वो थे पोलिंग स्टेशन, उन सब का एक वोट चेक हो गया। तो राजा भी जमील साहब वाले हल्के में जब रात में इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज आए थे तो वो कुछ 650 वोट से जीत रहे थे, फिर वो 650-700 वोट को मुसरत कर दिया गया, सुबह वो 2 वोट से हार गए, ये क्या मामला हुआ? इसकी जरा इस पर अगर कुछ रोशनी डालें आप।
कोई सरकारी उससे नहीं हुआ था, वो बिल्कुल दोबारा रिकॉर्ड हो। अभी तो दूध का दूध, पानी का पानी, वो सब छान हो गया। अब पता लगेगा रात को आज ही इंशाल्लाह। तो राजा साहब अगर ये पहले ही चीजें चंदरी होती, गुजारिश ये है ना, ये हल्का नंबर 1 और 2 में 1 फुट का भी फासला नहीं है। हल्का नंबर 1 में पीपल पार्टी का सदर जो है 11,000 वोट से जीता, तो हल्का नंबर 2 में बीच में एक लकीर है, तो यहाँ धंधली कैसे हो गई? होता तो दोनों में होता। तो ये वैसे इनके तख्वीलात ऐसे इल्जाम मुनासिब बात नहीं है। लेकिन राजा साहब आप कह रहे हैं कि साफ और शफाफ ये गिलगित की तारीख का साफ और अच्छा इलेक्शन हो। आप इसको तारीख का साफ और शफाफ तरीन इलेक्शन कह रहे हैं। बयानात देकर इसको लोगों में महरूमिया पैदा करना, लोगों में खौफ और लोगों को वो कर अच्छी बात नहीं है। लेकिन राजा फिर इतनी बड़ी तादाद में हारने वाले कैंडिडेट्स क्यों धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जमील साहब भी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं सिर्फ 2 वोट से हारे थे, उन्होंने भी कहा कि फॉर्म 45 उनके पोलिंग एजेंट्स को दिया नहीं गया, उस पर उनके साइन भी नहीं थे। बड़ी उनकी वैलिड शिकायत थी। कोई ये शिकायत तो अमेरिका के साथ ट्रंप को भी है, वो भी कहता है जनाब धंधली हुई है। तो किसी के मुंह पकड़ोगे जाकर तो कहने दो ना, जो हकीकत है। एक वोट जो इस दफा जो इलेक्शन रिकॉर्ड का इलेक्शन इतनी सर्दी के बावजूद, मैं तो देख तो तमाम जितने लीडर साहबान आए थे इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 10 जिलों में, आवाम को इतना जोश और खरोश वो था कि इतनी सर्दी के बावजूद, एक तो ठंड है और बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी तमाम पहाड़ों पर, उसके बावजूद भी वो लोग अपने घरों को छोड़कर पोलिंग स्टेशनों में शाम तक, रात गए तक वो अपने पोस्ट कास्ट करते रहे। और इतना साफ सुथरा और ऐसे बेहतरीन इलेक्शन कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो जमील साहब अभी कितने हलकों में रिकाउंटिंग चल रही है? कब तक वो मुकम्मल हो जाएगी और फिर उनके नतीजे कब तक उनका ऐलान होगा? ये सब कंप्लीट हुआ है। मैं तकरीबन टोटल हमारे 24 वो है ना सीटें, उनमें से एक से हल्का नंबर 3 जो था उससे कैंडिडेट फोर्थ हुआ था, उसको तो मैंने 22 नवंबर को रखा, इतवार के दिन। रह गए 23 पर मैंने इलेक्शन कराया था। इन 23 में से 21 कंप्लीट हो गए हैं, 21 कंप्लीट हो गए। 22 और दो पोलिंग स्टेशनों में से 21 जो यासीन का, उसमें एक पोलिंग स्टेशन में थोड़ी सी वो हो गए थे, उसका रीपोल हो रहा है, वो भी 22 को मैंने रखा है। अच्छा। और फिर दरेल का जो 17 है उसका हल्के का, वो उसका भी आज रिकाउंटिंग कल सुबह होगी, तो वो भी कंप्लीट होगा। और ये रिकाउंट अभी तक जिनकी डिले कहूँगा, ये डिले जो है ये अपने ये जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, इनके अपने एप्लीकेशन इनकी वजह से डिले हो गया। बाकी हमारा रिटर्निंग या पोलिंग अमले की वजह से डिले नहीं हुआ, तो रिकाउंटिंग वजह से। जहां रिकाउंटिंग अब तक मुकम्मल हो चुकी है, उनमें से किसी एक हल्के का भी क्या नतीजा तब्दील हुआ है कि पहले कोई और जीता हुआ था, रिकाउंटिंग के बाद कोई और कैंडिडेट जीत गया? ऐसा कोई नतीजा सामने आया? अगर ये देखना, इसका अंदाजा करें, अगर ये हो जाता तो ये एक वोट भी चेंज नहीं हुआ है। ये भी अप्रिशिएट करें इस बात का, ये कितनी बड़ी जबरदस्त बात है। रिकाउंटिंग के बावजूद रिजल्ट वही रहा। अब ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है। देखेंगे कितना साफ शफाफ, और ये मतलब ये हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। तो ये इल्जाम वाला, तो मेरी दरख्वास्त है तो सियासी जो पाकिस्तान में जो बड़े सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जनाब वो इस तरह के गलत इल्जाम बयान देकर लोगों में लोगों में मायूसी फैलाने की कोई जरूरत नहीं। जो वोट कास्ट होना था, जो होना था वो हो गया है। वो बैलेट पेपर के अंदर उन्होंने जिन को वोट दिया है। तो राज साहब जिस एक हल्के पर रीपोलिंग होनी है 22 को, वो वहां पर क्यों रीपोलिंग हो रही है? क्या शिकायत वहां से सामने आई थी? वहां पर थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उस वजह से। वो यासीन का इलाका है गिंदई, वहां पर कोई थोड़ी सी झगड़ा हुआ था, तो उस वजह से प्रिजाइडिंग अफसर ने वो पोल को बंद किया था जो ला के अंदर है। फिर उसने रिपोर्ट आर को भेजा, आर ने डीआरओ को भेजा, डीआरओ ने मुझे रिकमेंड किया, मैंने उसको पोलिंग का मैंने नोटिफिकेशन किया, उसको भी मैंने 22 को ही रखा इतवार के दिन, ताकि ये इकट्ठा ही हो जाए। वो इतनी सी बात है और बस। अच्छा, अब राजा साहब ये भी बिलावल आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए आप मसरूफ हैं। क्या कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से भी आप क्या उनको कन्विंस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए? बिलावल क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप पर? फिर बड़ा लीडर है, मैंने ख्याल में उसको इतना छोटी बात मुनासिब नहीं तो लगता है, वो प्रैक्टिकल वो बात करे। ये देखो इल्जाम है, इल्जाम मुनासिब नहीं, बहतान और इल्जाम गुनाह भी होता है। अच्छा, मैंने कई दफा उनसे गुजारिश भी किया कि भाई वो उधर प्रेस क्लब में जाकर बयान देने के बजाय वो मेरे इलेक्शन कमीशन आ जाए, यहाँ आकर मुझे साबित करे धांधली का वो। और फिर मैंने आज ट्रिब्यूनल भी कायम किया, हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल। अगर वो मेरे पास नहीं आ सकते तो ट्रिब्यूनल जाए,
हाईकोर्ट का जज मैंने मुकर्रर किया है। अच्छा राजा साहब, एहसान इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट किया था आपके बारे में कि आपके दफ्तर आए, चूंकि आप कहते हैं कि किसी को कोई शिकायत हो तो मेरे दफ्तर आए, वो जब आपके दफ्तर गए तो फिर वहाँ आपने उनसे कहा कि मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। क्या ऐसी कोई बात, इस तरह की कोई बात हुई है दफ्तर में आपसे उनकी मुलाकात हुई? नहीं कहा है, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, मलज़म इल्ज़ाम है। तो मैंने उस दिन भी वो अल्फाज अभी मैं दोहराऊंगा तो मुनासिब बात नहीं है। मैंने कहा झूठ पर तो अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत। अगर मैंने झूठ बोलता हूँ, अगर तो मुझ पर हो, उसने झूठ बोला तो उस पर हो। तो मुलाकात में बातचीत क्या हुई थी? उन्होंने आपसे आकर क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, आपने उनको क्या जवाब दिया? अगर कुछ चंद बातें आप बता सकें। उसने जो पोस्टल उनका कहा था तो उसका हमने बराबर किया। जो इधर जो इलेक्शन लड़ता है उसका जो सदर है हफीजुर रहमान, उसने मेरे पास आकर कहा मैं आपके उसके मैं 90% मुतमिन होगा, मैं बिल्कुल। अब वो इस्लामाबाद से आकर वो ऐसी बात वो कैसे बात करता है? वो मुतमिन, यहाँ का जो लीडर है इलेक्शन जो लड़ता है उम्मीदवार मुतमिन है और वो वहाँ बाहर बैठ कर वो नाम मुतमिन है, तो मैं उसको क्या करूँगा? हफीजुर रहमान जो वज़ीर आला रहे, उसने कहा जो मेरे पास आकर कहा, उसने दरखास्त दिया तो उस पर मैंने कार्रवाई किया। बाद में आकर मुझे कहा कि शुक्रिया भी अदा किया, कहा मैं आपकी कार्रवाई से 90% में मुतमिन होगा। अब असल में एहसान इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि ऐसे बात, अब ये असल आदमी मुतमिन है, वो बाहर का आदमी कहता है मैं मुतमिन नहीं, तो ये फैसला तो अवाम करे ना। सही। तो राजा साहब बिल्कुल आखिर मुख्तसर ने बता दिएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर यहाँ हुकूमत बनती है तो ये बिल्कुल साफ शफाफ धांधली से पाक इलेक्शन के नतीजे में बनी है, फिर इस हुकूमत पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती आपकी नजर में? अल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र है, A1 साफ सुथरा। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने अपने बसात के मुताबिक कानून के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मैंने साफ सुथरा इलेक्शन कराया है। अगर अल्लाह से हटकर कुछ है वो अगर मुझे साबित करे अल्लाह से, और बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। राजा शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, अपने ऊपर होने वाली तनकीद का वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन था, जहां जहां धांधली की शिकायत मिली वहां रिकाउंटिंग की जा रही है और एक हल्के पर रीपोलिंग भी हो रही है। किसी कैंडिडेट के साथ कोई हाथ नहीं हुआ है, लेकिन आज कराची वालों के साथ एक बार फिर हाथ जरूर हो गया है। तकरीबन 20 साल बाद तौहीन अदालत से बचने के लिए रेलवे ने पिपरी से सिटी स्टेशन के मेन ट्रैक पर नई बोगियों के साथ पुरानी लोकल ट्रेन चलाकर उसे केसीआर की बहाली के खाते में डाल दिया। महकमा रेलवे 9 माह की अदालती मुद्दत में केसीआर की बहाली के लिए 1 किलोमीटर नया ट्रैक नहीं बिछा सका है। चंद माह कबल इसी रूट पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने धावेजी एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया था, जो सिर्फ 9 रोज बाद खसारे की वजह से बंद कर दी गई थी। आज केसीआर के इफ्तिताह के नाम पर पुरानी लोकल ट्रेन को बहाल कर दिया गया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।